आसान भी है, मुश्किल भी है। इसमें मुश्किल वाला पार्ट जो है वो तकरीबन 7वें 8वें लेक्चर से शुरू होता है और फिर 16वें 17वें तक 20 तक जाता है। बेसिकली इसका मिड बहुत ज़्यादा टफ है मेरे हिसाब से, फाइनल काफ़ी ईजी। प्रोग्रामिंग भी है, कोड भी है, बड़ा कुछ है। तो स्टार्ट थ्योरी से होता है, बिल्कुल आसान सा वो है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डिफाइन कैसे करते हो? आपके दिमाग में ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है? वो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? आप सारा दिन हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो इसके दो व्यूज हैं बेसिकली। व्हाट इज एन ओएस के दो व्यूज हैं। एक व्यू ये है कि इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर कह लो, प्रोग्रामर कह लो, जो मर्जी कह लो। यहाँ पे बेसिक समझने वाली बात ये है कि कंप्यूटर एक मशीन है, हार्डवेयर है, जिससे आपने काम करवाना होता है। यानी आप जब काम करना चाहते हो तो आप उस बेसिकली उस हार्डवेयर से काम करवा रहे हो ना, जो भी करवा रहे हो। तो उस आ, उस हार्डवेयर से आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपने ये यहाँ पे जाके एक डिस्क फॉर्मेट करनी है, तो आप इधर माई कंप्यूटर में गए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट दबा दिया, इससे डिस्क फॉर्मेट हो गई। अब ये एक्चुअली हार्डवेयर पे काम हुआ है, डेफिनेटली ये एक्शन हार्डवेयर पे लिया गया, लेकिन आपको कोई पेज खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू हुआ है। तो ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि आपको विंडोज ने एक लेयर, एक इंटरफेस, एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि जिसके थ्रू आप हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। गाड़ी में ऐसा ओके नहीं सर। है। गाड़ी में ऐसा नहीं है, गाड़ी में भी है कुछ हद तक। गाड़ी में भी जब आप रेस दबाते हो तो इंजन के अंदर को 25 पुर्जे घूमते हैं जो जाके पहियों को एंड पे घुमाते हैं। आपको तो नहीं पहिए खुद घुमाने पड़ते। तो इट्स अ लेयर, इट्स अ लिंक जो हार्डवेयर और यूजर को आपस में लिंक करता है। तो एक तो इसकी ये वो हो गई। फिर ये है कि इट प्रोवाइड्स एपीआईज टू एप्लीकेशन डेवलपर्स। ये शायद समझ देर में आए बात, लेकिन ये बात ये है कि अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, एक गेम बना रहे हो, तो उस गेम का सारे का कोड आप लिखोगे, लेकिन जब आपको उस गेम को सेव करना है हार्ड डिस्क के ऊपर, वो होता है ना कि उसकी स्टेट गेम की सेव करना चाह रहे हो, तो वो सारा कोड आप ना लिखो, मतलब लिख सकते हो लेकिन यू डोंट नीड टू, लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो इसलिए नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में वो पहले से मौजूद होएगा वो कोड ना, आपको सिर्फ उस एपीआई को कॉल करना है। तो ओएस एक लेयर प्रोवाइड करती है ऐप डेवलपर्स को। और आखिरी ये है कि ओएस इज अ मैनेजर ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। कंप्यूटर रिसोर्सेज वैसे तो सारी हैं, लेकिन सीपीयू रैम बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर रिसोर्सेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो सीपीयू और रैम है बेसिकली। ठीक है। अब इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैनेज करने से मुराद ये है कि अगर एक वायरस आके आपका सारा सीपीयू खाना चाहता है और रैम खाना चाहता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको लुक आफ्टर कर रही है, मैनेज कर रही है। ये बस यही मैनेज का ही लफ्ज यूज होता है कि इट इज अ मैनेजर जो ये काम कर रही है। एंड दैट इज इट, बेसिकली यही है। uh, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट व्यूज हैं कि ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, अब uh, ये पढ़ लेना किताब से कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारा आपको कॉन्सेप्ट सारा मिल जाएगा इसमें। इसमें एक अच्छी तस्वीर है, वो भी देखो। ये वाली नहीं बिल्कुल भी, ये वाली। तो ये वो है कि तुम हार्डवेयर हार्डवेयर से हम यूजर्स हैं जो काम करना चाह रहे हैं हार्डवेयर के थ्रू, तो उसके दरमियान में एक लेयर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक इंटरफेस देता है। और उस इंटरफेस के ऊपर फिर आप एप्लीकेशंस भी डेवलप कर सकते हो। ये प्रोग्रामर्स के लिए ये लेयर हो गई और यूजर्स के लिए वो लेयर हो गई। ठीक है। तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन बनती है बेसिकली ओएस की। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ओएस है, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा, मेरा नहीं ख्याल के सारा मुझे डिस्कस करने की जरूरत है। तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ ओएस। फिर ये लेक्चर 2 है, ये काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ लिखने की जरूरत है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। ये वाली जो विंडोज आप इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज 10, ये क्या चीज़ है, ये हम अभी सोचेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल कुछ टाइप्स हैं सिंगल यूजर सिस्टम्स। समझ के बात को, सिंगल यूजर सिस्टम्स वो हैं जो एक वक्त में एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है।
अब अगेन मैं आपसे बार बार यही पूछूंगा, क्या विंडोज 10 सिंगल यूजर सिस्टम है? हाँ, सिंगल यूजर है। एक वक्त में घर के 10 लोग तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं। तो वो एक वक्त में एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो इट्स अ सिंगल यूजर सिस्टम, दैट एज सिंपल एज दैट, ये सिंगल यूजर सिस्टम होता है। इसके एग्जांपल्स डॉस हैं, विंडोज हैं, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो सिंगल यूजर में आते हैं। बैच सिस्टम्स वो हैं जो आपकी पैदाइश से पहले के हैं। ये 1980s के हैं, ये उस वक्त के हैं जब बिल गेट्स और वो वॉजनियाक वगैरह प्रोग्रामिंग सीख रहे थे और कर रहे थे। ठीक है। तो उस जमाने में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते थे। बैच सिस्टम्स ये होते थे कि हम थोड़ा मुश्किल सा काम है इसको समझाना। बैच सिस्टम्स वर यूज बिफोर 1990s, इन 80 70 इसमें यूज होते थे। सिमिलर प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स ही कहते थे इनको, जॉब्स कहते थे। सिमिलर जॉब्स वर ग्रुप टुगेदर फॉर्म अ बैच। Computer operator would run this batch usually overnight and provide output. तो ये आप बिल्कुल नहीं सोच सकते, आपको तो इतनी ज़्यादा वो मतलब इंटरेक्टिव तरीके से कंप्यूटर इस्तेमाल करने की आदत है कि आप ये नहीं सोच सकते। लेकिन बहरहाल अगर आप सोच सकते हो तो वो ये है कि आपकी सारे क्लास के स्टूडेंट्स सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं और वो लिख के रन नहीं कर सकते। वो लिख के वो प्रोग्राम एक कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर रात तक सारे प्रोग्राम्स जमा करता है, रात को उनको एक बैच की शक्ल में इकट्ठा चला देता है और फिर सबकी आउटपुट निकल आती है। फिर सुबह जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जाते हैं और जाके अपनी आउटपुट देखते हैं। यानी एक दिन लगता था एक प्रोग्राम की आउटपुट देखना। तो अगर उसमें कोई एरर था, सेमीकोलन मिसिंग था, कुछ था, तो वो बस आपका दिन ज़ाया हो जाता था। ये यहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई थी, ये बैच सिस्टम है। तो ये अब एग्जिस्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं हमने देखे अब ये। इसका एक एग्जाम्पल फोर्ट्रान था। फोर्ट्रान को एज अ बैच यूज करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है ना। अब हम जिंदा रहते हैं मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स क्या है, ये ऊपर देखो, ये व्हाट्सएप खुला हुआ है, ये पेंट खुला हुआ है, ये एक्रोबैट रीडर खुला हुआ है, ये चैट खुली हुई है, और मतलब ये सब कुछ मल्टी प्रोग्राम्ड है। मतलब सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे चल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्राम। मल्टी प्रोग्रामिंग में जो आपकी रैम की शक्ल है, रैम की शक्ल ना यूजली ऐसी होती है। ये तो हम बनाया भी करेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरत भी पड़ेगी हमें। तो रैम की शक्ल हम यूजली ऐसे बनाते हैं कि हम कहते हैं कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का, फिर पूछना मंडे को। ठीक है, मंडे को फिर पूछना। अगर तो वो आगे ले गया तो उसको जाने देना, लेकिन वैसे मंडे को पूछना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मंडे को ही आओगे? चलो ठीक है। तो रैम की तस्वीर हम यूजली ऐसे बनाते हैं कि नीचे कुछ हिस्सा रिजर्व होता है कर्नल के लिए। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज या जो सा भी चल रहा है, और ऊपर सारी स्पेस जो है वो यूजर प्रोग्राम्स के लिए रिजर्व है। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सिंगल, हम तो मल्टी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं ना, अगर आप सिंगल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप ये सारी स्पेस एक ही प्रोग्राम को दे देते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल बैच सिस्टम की बात ही कर रहे हो, चलो, तो ये सारी स्पेस जो है वो बैच सिस्टम वाला प्रोग्राम ले देता है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में ये होता है कि इसमें ये मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। विंडो वर्ड भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रही है, चैट भी चल रही है, एक्रोबैट भी चल रहा है। तो वो सब थोड़ी थोड़ी सी जगह लेते हैं रैम के अंदर। अब ये बड़ा मजेदार टॉपिक है कि कैसे, कितनी जगह किसको देनी है, कोई ज्यादा जगह मांगेगा तो क्या करना है। ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है ना। तो वो उस सूरत में वो क्या करेगा। अब हर प्रोसेस जो है, हर प्रोग्राम जो है, यदि ये लफ्ज जो है ना वो खिचड़ी है, बेसिकली लफ्ज यूज होंगे इंटरचेंजेबली बहुत सारे। प्रोग्राम, प्रोसेस, जॉब, ये सब मीन्स द सेम थिंग। आगे जाके इन तीनों में डिफरेंस है। अगर सब एक ही चीज़ है तो फिर लफ्ज में फर्क है। फर्क है एक्चुअली, प्रोग्राम डिस्क पे होता है, प्रोसेस रैम में होता है, जॉब बैकग्राउंड में होती है। ये टेक्निकल फर्क है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा।
फिलहाल मेरे मुंह से प्रोग्राम निकले, प्रोसेस निकले, जॉब निकले, फिलहाल आपके लिए एक ही बात है। तो प्रोग्राम जब चलता है या प्रोसेस जब चलता है तो प्रोसेस नीड्स सीपीयू एंड आईओ टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ। यानी किसी भी एक प्रोसेस की लाइफ जो है उसको अपनी अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए, अपना काम पूरा मुकम्मल करने के लिए दो मेन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसको सीपीयू चाहिए होता है कि वो कुछ कैलकुलेशंस करे, और एक उसको आईओ चाहिए होता है इनपुट आउटपुट के, वो स्क्रीन के ऊपर या कीबोर्ड से या कहीं पे वो इनपुट आउटपुट कर सके, रिजल्ट्स को इनपुट आउटपुट कर सके या समथिंग लाइक दैट। तो नॉर्मली प्रोसेस ऐसे चलता है कि ये प्रोसेस P1 जो है ये थोड़ी देर के लिए सीपीयू पे चलता है, फिर ये थोड़ी देर के लिए आईओ करता है, फिर ये थोड़ी देर के लिए सीपीयू पे चलता है, फिर ये आईओ करता है, फिर ये सीपीयू पे चलता है। मैं आप 15-20 मिनट निकल जाना। अच्छा, बस ये देना उसको ये बुक्स नहीं है, क्लास को ये बुक्स नहीं है, किसको वो कौन है? को ये बुक्स है, क्लास को ये भी नहीं है, दोनों इकट्ठे आएंगे? ठीक ठीक ठीक, ये 600 है, ये उसका है, ठीक। तो कोई भी प्रोसेस जब कंप्लीट होएगा तो वो थोड़ी देर के लिए सीपीयू यूज करेगा, थोड़ी देर के लिए आईओ करेगा, थोड़ी देर के लिए सीपीयू, थोड़ी देर के लिए, मतलब ये उसकी लाइफ टाइम है कि वो, मतलब ये आप इवन टास्क मैनेजर में तकरीबन देख ही सकते हो कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो हर वक्त सीपीयू यूज नहीं कर रहे होते, कुछ टाइम पे वो डिस्क यूज करेंगे, कुछ टाइम पे वो नेटवर्क यूज करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए। तो बात ये है कि होता ये है कि therefore a process continuously uses CPU and then leaves it. मतलब थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करता है फिर छोड़ देता है, थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करता है फिर छोड़ देता है। बट वी रियलाइज दैट CPU is the most valuable resource in our system. तो हमारा मोटिवेशन ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि सीपीयू किसी और को दे दो। जरा बात को फॉलो करना, थोड़ी देर के लिए P1 ने सीपीयू, अब ये लाल लाइन को देखना, P1 ने थोड़ी देर के लिए सीपीयू इस्तेमाल किया। अब P1 तो इनपुट आउटपुट करने चला गया, हार्ड डिस्क के ऊपर डेटा लिख रहा है, सीपीयू तो फारिग हो गया। तो बजाय इसके कि सीपीयू को फारिग रहने दो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच मारेगा P2 के ऊपर और वो P2 को चलाएगा थोड़ी देर के लिए। अब P2 अपनी इनपुट आउटपुट करने चला गया, उम्मीद है इतनी देर में P1 फारिग हो गया होगा, P1 को सीपीयू चाहिए तो सीपीयू वापस उधर स्विच कर देते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में कि उसने सीपीयू को फारिग नहीं बैठने देना। ठीक है, बेसिकली एक बात है बेसिक, जो अगर आपको रियलाइज होए तो तब आपको ये सारी बातें समझ आएंगी। तो बात ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट रियल, मतलब देयर इज नो मल्टी प्रोग्रामिंग, कोई मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, सब झूठ है। ठीक है, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में यू हैव ओनली वन सीपीयू, शायद किसी के पास दो लगे हुए हैं, बहुत ही तीन मारोगे तो तीन होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। बस मेरे पास एक सीपीयू लगा हुआ है इस लैपटॉप के अंदर जिसमें मैं बैठा हूँ। तो वन सीपीयू कैन रन वन इंस्ट्रक्शन एट एनी टाइम। एक सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन चला सकता है एक वक्त में। तो ये कैसे हो गया कि मेरे पास ये सारे प्रोग्राम जो ऊपर खुले पड़े हैं ये सारे इकट्ठे ही चल रहे हैं? ये नहीं चल सकते इकट्ठे, और ना ये चल रहे हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग एक्चुअली रियल नहीं है। हाउ मल्टी प्रोग्रामिंग works is by switching CPU very fastly between all the processes. ये एक्चुअली धोखा, ये इल्यूजन मल्टी प्रोग्रामिंग है। आपके टास्क मैनेजर में जितने टास्क चल रहे हैं, जितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं, प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सब इकट्ठे नहीं चल रहे। सीपीयू बारी बारी इनमें से पहले एक के पास जाता है, फिर दूसरे के पास जाता है, फिर तीसरे के पास जाता है, फिर चौथे के पास जाता है, सो ऑन। और वो इतनी तेजी से स्विच करता है कि हमें ये पता नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। इसका बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है कि आप अपने कंप्यूटर में या तो आप पेंटियम 1 कंप्यूटर के ऊपर ट्राई कर लो, या इसी कंप्यूटर के ऊपर आप रैम सिर्फ 4 GB कर दो, और मतलब उस पर 4 GB से ज़्यादा के प्रोग्राम खोल लो। ठीक है, जैसे मेरे पास इस वक्त खुले हुए हैं, मेरे पास 16 GB रैम और इस वक्त 9 GB इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल तुम 4 GB मेमोरी लगा के
उस पर 5 GB का डाटा खोल लो, 5 GB के प्रोग्राम्स खोल लो, अब सीपीयू पागल हो जाएगा, वो स्विचिंग ही करता रहेगा, वो एक्चुअली काम नहीं कर सकेगा, तुम्हें वो बाकायदा नजर आएगा। पर एक बात बिल्कुल पल्ले से बांध लो कि मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है। ट्रू मल्टी प्रोग्रामिंग सिर्फ उस वक्त एग्जिस्ट कर सकती है जब आपके पास मल्टीपल सीपीयूज हैं। ट्रू मल्टी प्रोग्रामिंग ओनली एग्जिस्ट्स व्हेन देयर आर मोर देन वन सीपीयूज। ये सुपर कंप्यूटर्स में होता है। सुपर कंप्यूटर्स में हजारों सीपीयूज लगे होते हैं पैरेलल में, और वो यही लॉजिक है कि वो हर सीपीयू एक पर्टिकुलर काम करना शुरू कर देता है। इस स्विचिंग को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हो, अगर इंटरेस्ट हो, अगर गूगल करना चाहो तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का लफ्ज गूगल करोगे, वैसे ही आपके कोर्स में है, आगे जाके आप पढ़ोगे इसको बड़ी डिटेल में। तो पहुंच गए हूँ। तो हमारी बात ये हो रही थी कि मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का बड़ा रोल होता है, उसने ये सारा कुछ संभालना होता है कि स्विचिंग करनी है और ये सब संभालना होता है। ये ना समझना कि अभी मैं पढ़ लिया, इसके ऊपर कुछ 7-8 लेक्चर हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद टाइम शेयरिंग सिस्टम्स है, ये आसान है। टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ मल्टी यूजर, एक से ज्यादा बंदा इस्तेमाल कर सकता है, मल्टी प्रोसेस यानी इकट्ठे प्रोसेसिंग चल रही है, एंड इंटरेक्टिव। ये बेसिकली सर्वर्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली विंडोज 2000 सर्वर होएगा, विंडोज एनटी सर्वर होएगा, या यूनिक्स का सर्वर होएगा। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का बेसिकली सर्वर्स का कॉन्सेप्ट है कि एक सर्वर को हजारों लोग इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, हजारों लोग। जितने यूजर फेसबुक पे जब लॉगिन करते हो या फेसबुक यूज कर रहे हो, तो लाखों करोड़ों यूजर्स एक फेसबुक का सर्वर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उस सर्वर के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, जो बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा संभाल सकता है, ठीक है। आखिरी कैटेगरी रियल टाइम सिस्टम्स की है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये रियल वर्ल्ड के सिस्टम्स हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक हार्ड रियल टाइम होता है और एक सॉफ्ट रियल टाइम होता है। रियल टाइम सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन ये है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं। यानी बेसिकली जब हमने कमांड दी है उस वक्त से लेके जब तक आउटपुट आई है, इसके दरमियान में जो वक्फा है वो फिक्स होएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कम होएगा या ज्यादा होएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तेज होएंगे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करो, या कुछ भी दिमाग में सोच लो कि कमांड दो, कंट्रोल एक्स कर लो, तो जब भी तुम ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई कमांड दो तो एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिसमें जवाब आए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये रियल टाइम, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स हैं। ये जैसे आपका जहाज जो सॉफ्टवेयर उड़ा रही है, ये उसका सिस्टम है। अब वहां पे ये नहीं हो सकता कि आप कंट्रोल एक्स करो और आप कहो कि यार खैर जो जरा विंडोज फंस गई है। अब ये तो नहीं हो सकता, मतलब वो ये गुंजाइश नहीं होती है। इस वक्त आईसीयू के अंदर जो लोग पड़े होते हैं, आईसीयू के अंदर एक सॉफ्टवेयर, आप बेसिक आईसीयू हैं, अगर जरा मतलब थोड़ा हैवी आईसीयू में जाओ तो एक सिंगल सॉफ्टवेयर उस बंदे को सारे को कंट्रोल कर रही होती है कि उसके अंदर ड्रिप कितनी स्पीड से जा रही है, उसका टेम्परेचर ले रही है, तो हर चीज उसकी वो एक सॉफ्टवेयर मैनेज कर रही होती है। अब अगर वो सॉफ्टवेयर फंस जाए तो बंदा गया। तो ये जो विंडोज वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब विंडोज में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो चलो रिस्टार्ट कर लो, या चलो ज्यादा हो गई है तो दोबारा इंस्टॉल कर लो, ये उन सिस्टम्स में नहीं चल सकती जहां पे रियल वर्ल्ड इन्वॉल्व है। ऑटो पायलट मैंने आपको एग्जांपल दिया, आईसीयू का एग्जांपल है, फैक्ट्रियों का एग्जांपल है। फैक्ट्रियों में जहां पे सॉफ्टवेयर केमिकल्स को कंट्रोल कर रहा है, जहां पे दो केमिकल्स मिलके एक रिएक्शन करके तीसरा बन रहा है, तो वो वहां पे सॉफ्टवेयर गलतियां नहीं कर सकती, मतलब आप फंस नहीं सकती, वो नहीं हो सकती, वहां पे ये सिस्टम यूज होते हैं। फर्क बड़ा सिंपल है। हार्ड सिस्टम वो होता है जो गारंटी देता है कि इतनी देर बाद रिजल्ट आएगा, और सॉफ्ट सिस्टम वो होता है जो गारंटी नहीं देता लेकिन ट्राई पूरी करता है। प्रायोरिटी का लफ्ज इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विंडोज इज नॉट दैट एट ऑल। विंडोज तो फंसती है, स्लो हो जाती है, रुक जाती है, अजीब अजीब चीजें करती है, तो विंडोज इज नॉट दैट एट ऑल, ठीक है ना। और इसको याद रखना प्लीज, उससे ही रियल वर्ल्ड के सिस्टम से। ये सारी रीडिंग करनी है आपने, लेकिन एक बात जरा साइड पे कर लो पहले। दुनिया में इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम चल कौन से रहे हैं? दुनिया में इस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम्स चल कौन से रहे हैं? एक तो विंडोज है, विंडोज 10 कह लो इस वक्त, ठीक है। ये किसने लिखा है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है, बेसिकली बिल गेट्स का है, ठीक है। ये सस्ता है महंगा है, क्या स्टोरी है इसकी?
ये काफ़ी महंगा है, मतलब $300 $400 तक का इसका एक का लाइसेंस है। हम तो वो क्रैक वर्जन बस इंस्टॉल करते हैं, यूज़ कर लेते हैं ना, वो बात नहीं, मतलब एक्चुअली जब लाइसेंस लेते हो तो वो ज़रा महंगा है। दैट्स फाइन, ठीक है। इसके अलावा कौन से सिस्टम चल रहे हैं? लिनक्स का नाम सुना? नहीं सुना तो सुनना पड़ेगा अब। लिनक्स यूज हो रहा है। ये एक बंदे ने लिखा था जिसका नाम है एलेक लाइनस। 1990 में इसने लिखा था। ये BS CS का 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट था। मतलब इसने अपने 5th सेमेस्टर में एक असाइनमेंट बनाई थी जिसमें इसने ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा था लिनक्स का। लिनक्स ओपन सोर्स है, फ्री है, सिक्योर है, फास्ट है, अखीर चीज है, बहुत अच्छा है। लेकिन मजा ये है कि फिर भी लोग विंडोज को $400 दे के वो विंडोज को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये मार्केटिंग की गेम है जो खेली गई है। एक्चुअली जो भी कंप्यूटर साइंस समझता है वो बेसिकली लिनक्स यूज करता है। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि दुनिया के जो 80% वेब सर्वर्स है ना वो लिनक्स के ऊपर चलते हैं। तो ये मतलब वो है। तो बेसिक जो है वो 3 में जंग है। तीसरी जो है वो मैक ओएस है। ये ओनली वर्क्स ऑन एप्पल कंप्यूटर्स। और भी नाम है, यूनिक्स भी है, HP OS भी है, और क्या होएगा? नहीं एक्चुअली और नहीं है, बस ठीक है यूनिक्स को ही रखो, बस ठीक है यही है। यूनिक्स है, डॉस है। तो बेसिकली ये मतलब मोटी मोटी कैटेगरी है, 3 मोटी मोटी कैटेगरीज होती हैं कि एक विंडोज का यूजर होता है, एक मैक का यूजर। तो मैक का यूजर है ना वो तो है ही अलग है, क्योंकि उसकी तो हार्डवेयर पे चलना ही वो है। अगर उसने एप्पल मैक खरीदा है तो उस पर तो चलना ही मैक हुआ है, उस पर विंडोज चल ही नहीं सकती। लेकिन अगर किसी के पास नॉर्मल हार्डवेयर है तो वो विंडोज भी इंस्टॉल कर सकता है, लिनक्स भी कर सकता है। तो मैं लिनक्स की तारीफें कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओपन सोर्स है, फ्री है, सिक्योर है, तेज है, ये वाकई है, उस पर वायरस नहीं आता, कोई मसला नहीं है, हैक नहीं होती। तो ये कभी पढ़ के देखना गूगल करके कि ये क्या गेम है कि फिर विंडोज भी सारे यूज करते हैं, लिनक्स क्यों नहीं करते। तो ये बड़ी मजेदार गेम है। एक बात, दूसरी बात ये है कि आपके कोर्स में लिनक्स है, विंडोज नहीं है। आपके कोर्स में लिनक्स पढ़ाई हुई है, इस किताब में लिनक्स पढ़ाई हुई है। ठीक है भाई, ये टाइप्स ऑफ ओएस थे, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं चला गया, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं थी। ये चीज आगे जाके करूंगा, बड़ी डिटेल में आगे आएगी। एक पैराग्राफ है इधर छोड़ रहा हूँ। ये भी अब दरमियान में अजीब ही है कि इसको कैसे बंदा वो करे, लेकिन मैं करवा देता हूँ। अच्छा, अब हमने कहा है कि ओएस का एक काम, एक व्यू ये है कि ओएस एक्ट्स एज अ मैनेजर। तो इसमें इस रोल में ये अपनी एक हार्डवेयर प्रोटेक्शन करता है, मेमोरी प्रोटेक्शन करता है, और आपकी स्टोरेज प्रोटेक्शन करता है। विंडोज आपके लिए कर रही है सारा कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए कर रहा है। हार्डवेयर प्रोटेक्शन कैसे कर रही है, ये इससे मुराद क्या है? बेसिकली ये वायरसेस से बचा रही है आपको, कि वायरसेस आपकी हार्डवेयर को टेक ओवर ना कर लें। इसको पढ़ाया जिस तरह से हुआ है वो जरा समझना। कंप्यूटर का डुअल मोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डुअल मोड होता है कि वो 2 मोड्स में रन कर सकता है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो OS कैन बी रन इन डुअल मोड। ठीक है, इसको कहते हैं यूजर मोड या मॉनिटर या कर्नल मोड। difference is that there are certain privileged instructions which cannot be executed in user mode। ये एक सिक्योरिटी का तरीका रखा हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम 2 मोड्स में काम कर सकता है, या तो यूजर मोड में, इसको 1 कहते हैं, या मॉनिटर मोड में, इसको 0 कहते हैं। और ये स्विच कैसे करते हो? एक बिट होती है मोड बिट, उसको स्विच कर देते हो। अगर 0 करोगे तो मॉनिटर में चला जाएगा, अगर 1 करोगे तो यूजर में चला जाएगा। अब सारी जो गेम है वो इस कॉन्सेप्ट की है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यूजर मोड के अंदर हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस रन नहीं कर सकते। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारी कहता हूँ कि हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना है। हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए डेफिनेटली ये एक मतलब इंपॉर्टेंट ऑपरेशन कह लो, प्रिविलेज ऑपरेशन है। इसको परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को पहले स्विच करना पड़ेगा अपने आप को मॉनिटर मोड में, और फिर वो उसको वो करेगा,
एग्जीक्यूट करेगा। तो बस इसको ऐसे ही समझो कि मतलब नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर मोड में काम करता रहेगा, अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहेगा, काम करता रहेगा। जब कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन चलानी पड़ेगी तो उसको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा कि उसको मॉनिटर मोड में जाना पड़ेगा और फिर वो काम करेगा। अच्छा, ये पढ़ाया गया हार्डवेयर प्रोटेक्शन की हेडिंग के नीचे, यानी बेसिकली ओएस, so OS is kind of protecting your CPU from having the privileged instruction run by a virus or malicious program। बेसिकली उसने ना एक ज़ाब्ता रख लिया है कि हर कोई ना वो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन चला दे। उस ज़ाब्ता ये है कि पहले वो मॉनिटर मोड में जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको चेक करेगा कि इंस्ट्रक्शन ठीक है, यूजर ठीक है, और फिर वो उसको रन करेगा। ये विंडोज में भी होता है। विंडोज आपको कई दफा वार्निंग देती है कि आर यू श्योर यू वांट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। वो एडमिनिस्ट्रेटर का तुम्हें कहती है कि एडमिन सिर्फ ये कर सकता है, फिर तुम ओके दबाते हो। तो ये तरीका बेसिकली एक है हार्डवेयर प्रोटेक्शन का। ज्यादा ना फंसना इसके अंदर, इसमें काफी कंफ्यूजिंग लगेगा तुम्हें अभी, लेकिन रीडिंग जरूर करना। ये सारी चीजें आगे जाके खुल के जब पूरे पूरे चैप्टर्स बनेंगी ना, तब वो होता है। मेमोरी प्रोटेक्शन मेरे ख्याल में समझना ज्यादा आसान है। सीपीयू मेमोरी कैसे प्रोटेक्ट करता है। हर प्रोग्राम को each process is given certain RAM space by OS। हर प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करता है तो उसको कुछ थोड़ी सी रैम में जगह दी जाती है, एक 5 मरले का प्लॉट दिया जाता है कि तुम इस जगह के अंदर रहते रहते अपने आप को रन करो। OS ensures that the process cannot leave its designated space। ये एक सिक्योरिटी का लेवल है ना, कि मतलब बना के, हाँ ये एक सिक्योरिटी का लेवल है ना, कि अगर जॉब 1 को मैंने सिर्फ ये वाला प्लॉट दिया, ये वाली जगह दी है, तो अगर ये प्रोग्राम कहे कि मैंने ये वाली मेमोरी एक्सेस करनी है जो इसके बाहर है, औकात से बाहर है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स के कोई बंदा अपनी औकात से बाहर ना आ जाए। एंड OS इंश्योर्स दैट नो वन कैन एक्सेस द कर्नल स्पेस। कर्नल क्या होता है? कर्नल, हम ये डिफरेंट लफ्ज यूज होते हैं, ऐसे मॉनिटर लिखा हुआ है। तो कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो मेमोरी में पड़ा होता है। अब यहाँ पे तो किसी के भी जाने की वो नहीं होनी चाहिए गुंजाइश। तो हर प्रोग्राम अपनी उसमें रहे, अपनी जगह पे रहे और एग्जीक्यूट करे। तो अगर कोई भी बंदा अपनी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है या OS के अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रोकता है। ये एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। एक बड़ा रफ सा तरीका उसने दिखाया है कि CPU एक एड्रेस देता है, अगर वो एड्रेस बेस एड्रेस से बड़ा है, इसको पढ़ना ऐसे है कि अगर वो एड्रेस बड़ा है बेस एड्रेस से, तब हम आगे चलते हैं। तो अगर वो एड्रेस बेस प्लस लिमिट से छोटा है, तो तब हम आगे चलते हैं। अगेन आगे जाके बड़ी डिटेल में मोटी मोटी बात करनी है, तो हर प्रोग्राम को एक बेस दी जाती है कि भाई तुम्हारा प्लॉट 256,000 से शुरू होता है, ये बेस है उसकी। और एक उसकी लिमिट होती है कि उसका साइज कितना है। अच्छा, ये दिखाया हुआ, सॉरी, ये देखो कि बेस में पड़ा हुआ है ये 3,40,000, विच मीन्स कि ये प्रोग्राम जो है वो 3,40,000 से स्टार्ट होएगा। और लिमिट में पड़ा हुआ है 1,20,000, विच मीन्स कि अगर मैं इस एड्रेस के अंदर 1,20,000 है, लिमिट ये होता है कि मैक्सिमम कितना प्रोग्राम आगे जा सकता है, तो उसका साइज मैक्सिमम 1,20,000 हो सकता है। तो आप बेस के अंदर जब लिमिट ऐड करते हो तो आपके पास एंडिंग एड्रेस आ जाता है। अब ये क्या कर रहा है? एक एड्रेस आया है, CPU ने एक एड्रेस मांगा है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो एड्रेस जायज है या नहीं। तो जाहिर बात है अगर वो बेस से बड़ा होएगा तभी जायज है, लेकिन उसको बेस प्लस लिमिट के अंदर होना चाहिए। यानी बेस से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन बेस प्लस लिमिट से छोटा होना चाहिए ताकि वो इसके अंदर रह सके। अगर वो इसके अंदर नहीं रहता तो OS रिफ्यूज कर देता है, OS एरर दे देता है कि भाई मैंने ये एड्रेस,
तुम्हें नहीं खोल के देना। अच्छा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन कि ओएस इंश्योर्स कि कोई प्रोसेस अपनी जगह से बाहर ना निकल सके और ओएस इंश्योर्स के कर्नल स्पेस में कोई घुस ना सके। अच्छा, इसी तरह से तीसरी चीज एक सीपीयू प्रोटेक्शन है। ये सबसे आसान मुझे ये लगती है। तो सीपीयू प्रोटेक्शन क्या होएगी कि कोई बंदा कोई प्रोसेस सीपीयू को पकड़ के चिमड़ के ना बैठ जाए उसको। अब उसको चिमड़ के कौन बैठता है? वायरस बैठता है। If one process uh, or virus भी process ही है, can take over CPU, then no other process will be able to run. Basically stuck PC फंस जाएगा, stuck हो जाएगा, slow हो जाएगा, entire stuck हो जाएगा। तो OS ensures that not a single यानी ensures that a single क्या कहते हैं प्रोसेस cannot take over। एक ही प्रोसेस को सीपीयू को ना चिमड़ के बैठ जाए। वो कैसे करता है? इट डज दिस थ्रू टाइम स्लाइसिंग। सिंपल सा तरीका टाइम स्लाइसिंग की हुई है कि हर एक के पास 10-10 सेकंड के लिए जाता है, हर एक प्रोसेस को 10-10 सेकंड टाइम देता है, इससे ज़्यादा किसी को देता ही नहीं। तो वो अगर आप हर एक को 10-10 सेकंड टाइम दोगे, देर इज़ नो वे ऑन अर्थ कि वो कोई एक प्रोसेस चिमड़ के बैठ जाए ना, पकड़ के बैठ जाए। तो बस ये वाली बात है। इसके बाद ओएस के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ये हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर कोई 10 लेक्चर पढ़ने हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर, तो इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त तो सिर्फ इंट्रोडक्शन एक पढ़ लेना। मेन मेमोरी मैनेजमेंट लेक्चर 30 से स्टार्ट होती है, अगेन 7-8 लेक्चर पढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट ये सब कि वो मैनेज कैसे करेगा, सब पे आगे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे इसको बस रीड कर लेना। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, लेकिन ये बिल्कुल हट के अलग है हर चीज़ से। OS कैन बी CLI और GUI, लफ्ज यही यूज होने चाहिए। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस एंड GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर। ठीक है, अब आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जो आप विंडोज बचपन से इस्तेमाल करते आए हो वो GUI है, वो ग्राफिकल है। ठीक है, ये बटन बने हुए हैं, माउस हिला रहा हूँ मैं, ये ग्राफिकल सारा कंपोनेंट। लेकिन जरूरी नहीं है कि ग्राफिकल हो, आप प्योर CLI से भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम है जिसपे मैं कमांड लाइन पे लॉगिन हुआ हूँ। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है, मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो मैं जाके मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। ये मेरा वीडियोस का फोल्डर पड़ा है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और फिर मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूँ। सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको उसकी ये सारा ग्राफिकल सब कुछ हो। आप कमांड लाइन के ऊपर ये CLI होती है ना। CLI मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन के थ्रू आप सारा कंप्यूटर यूज करते हो। ये प्योर लिनक्स की वर्जन है। ठीक है, लिनक्स की वर्जन है, और ये बेसिकली आपका विंडोज़ है और यूबंटू है, जो भी एक लिनक्स का ही फ्लेवर है। यानी लिनक्स जो है वो तुम्हें दोनों फॉर्म्स में मिल जाती है, कमांड लाइन में भी मिल जाती है और उसमें भी मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर कमांड लाइन में मिलेगी। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जौन सा मर्जी हो, ईच OS प्रोवाइड्स अ शेल। शेल होती है कमांड लाइन। जैसे विंडोज़ की अगर बात करो तो विंडोज़ में ये CMD है। स्टार्ट पे जाके CMD लिखो तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खुलता है ना, पता ही होएगा, ये असेंबली में भी यूज करते थे और जगहों पे भी। तो विंडोज में ये कमांड है, बल्कि अब तो विंडोज के अंदर ये पावर शेल आ रही है ना, विंडोज के अंदर अभी ये बिल्ट इन पावर शेल आ रही है। तो बल कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होए तो वो एक शेल जरूर प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन जरूर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप पीसी यूज कर सकते हो। अब बस यहाँ पे रुक जाओ, तो ये भी हमने करना है और ठीक है। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि क्लास चलनी है या नहीं चलनी, कितने लोग हो गए हो? ये मतलब मुश्किल कोर्स है, मिड मिड से पहले काफी मुश्किल कोर्स है। तो अब आप लोग बताओ कि क्या चाहते हो।